कीजिए कि भारत का जो पूरा खजाना है वो एक बहुत बड़ा केक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस केक का कौन सा टुकड़ा किसे मिलेगा? मतलब केंद्र को कितना और देश के 28 राज्यों में से हर एक को कितना? इसी बहुत बड़े बंटवारे का फैसला करने वाली जो संस्था है वो है 16वां वित्त आयोग। और आज हम इसी के काम को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई गणित का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद नाजुक संतुलन बनाने की कला है। आप सोचिए, एक तरफ बिहार जैसे राज्य हैं जिन्हें विकास के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो फिर दोनों के हितों को कैसे साधा जाए? यही वित्त आयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर ये काम होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार पूरे देश से टैक्स इकट्ठा करके एक बड़े से गुल्लक में डालती है। इसी गुल्लक को कहते हैं विभाज्य पूल। अब संविधान की तरफ से एक रेफरी आता है, यानी कि वित्त आयोग, और वो ये तय करता है कि इस गुल्लक का कितना पैसा राज्यों में बांटा जाएगा। और ये रहा वो बड़ा आंकड़ा, 41%। जी हां, आयोग का कहना है कि केंद्र के टैक्स वाले गुल्लक में से 41 रुपए राज्यों को जाने चाहिए। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। ये आंकड़ा बदला ही नहीं है। ये ठीक उतना ही है जितना पिछले आयोग ने भी सुझाया था। तो फिर असली कहानी कहां है? असली कहानी है बंटवारे के फॉर्मूले में। तो केक का साइज तो वही रहा, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। ये कैसे तय होगा कि किस राज्य को बड़ा टुकड़ा मिलेगा और किसे छोटा? इसका जवाब छिपा है आयोग के एक गुप्त फॉर्मूले में। चलिए इस फॉर्मूले के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस पूरे खेल का ब्लूप्रिंट है। बाईं ओर वो मानदंड है जिनके आधार पर पैसा बढ़ता है, और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि पिछले और इस आयोग के बीच उनका वजन कैसे बदला है। जरा ध्यान दीजिए, आय का अंतर अभी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, पर उसका वजन थोड़ा कम हुआ है। और नीचे देखिए, कर और राजकोषीय प्रयास गायब हो गया है और उसकी जगह एक बिल्कुल नए खिलाड़ी जीडीपी में योगदान ने ले ली है। यही वो बदलाव हैं जो राज्यों की किस्मत तय करने वाले हैं। आइए अब सबसे जरूरी बदलावों को और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो अब असली विश्लेषण शुरू करते हैं। फॉर्मूले में ये जो बदलाव हुए हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक नई सोच का संकेत है। चलिए देखते हैं कि इस नई सोच का मतलब क्या है। सबसे पहले आय का अंतर पर नजर डालते हैं। ये समझ लीजिए कि ये अभी भी फॉर्मूले का बॉस है। इसका सीधा सा मतलब ये है, जो राज्य आर्थिक रूप से देश के सबसे मजबूत राज्य से जितना ज्यादा पीछे है, उसे मदद के लिए उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। ये एक तरह से वित्तीय हैंड होल्डिंग है, ताकि कोई भी राज्य विकास की दौड़ में बहुत पीछे ना छूट जाए। अब एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर आते हैं। पहले क्या होता था कि जनसंख्या नियंत्रण को हाल के आंकड़ों से मापा जाता था, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने शिकायत की कि भाई, हमने तो दशकों पहले जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया और अब उसका हमें नुकसान हो रहा है। तो आयोग ने उनकी बात सुनी और अब उन राज्यों को इनाम दिया जा रहा है जिन्होंने 1971 से जनसंख्या वृद्धि को धीमा किया है। ये एक तरह से दशकों के प्रयास को सम्मान देने का तरीका है। और ये शायद इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव है। पहले उन राज्यों को इनाम मिलता था जो बेहतर टैक्स इकट्ठा करते थे। अब आयोग कह रहा है, सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना काफी नहीं है, हमें ये देखना होगा कि कौन सा राज्य देश की आर्थिक गाड़ी को सबसे ज्यादा खींच रहा है। जीडीपी में योगदान को 10% का वजन देना औद्योगिक और सर्विस आधारित राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। तो इन सभी बदलावों का जमीन पर क्या असर पड़ेगा? ये चार्ट एक सांकेतिक तस्वीर दिखाता है। कुछ राज्यों का हिस्सा, खासकर जो औद्योगिक रूप से मजबूत हैं, वो बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ दूसरे राज्य जिनकी आबादी ज्यादा है लेकिन आय कम है, उनके हिस्से में मामूली बदलाव आ सकता है। ये साफ दिखाता है कि फॉर्मूले में 1% का भी फेरबदल राज्यों के खजाने पर करोड़ों का असर डाल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ टैक्स के बंटवारे पर ही खत्म नहीं होती। आयोग के पास एक और शक्तिशाली टूल है, अनुदान, या जिसे ग्रांट्स इन एड कहते हैं। ये खास मकसदों के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त पैसा होता है। आइए देखें कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए की। ये एक बहुत बड़ी राशि है जिसे अगले 5 सालों में विशेष जरूरतों के लिए राज्यों को दिया जाएगा। तो ये इतना सारा पैसा जा कहां रहा है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। इस विशाल राशि का ज्यादातर हिस्सा, मतलब बड़ा हिस्सा, सीधे गांव की पंचायत या शहर की नगर पालिका तक जाएगा। ये एक बड़ा संकेत है कि केंद्र चाहता है कि स्थानीय सरकारें मजबूत हों, ताकि वो सड़क, पानी और सफाई जैसी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। लेकिन हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त है, ये पैसा मुफ्त में नहीं मिल रहा।
राज्यों को ये अनुदान तभी मिलेगा जब वो 3 शर्तें पूरी करेंगे: स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, उनके खातों को पारदर्शी बनाना और अपने खुद के वित्त आयोगों का गठन करना। संक्षेप में आयोग कह रहा है, हम आपको पैसा देंगे, पर पहले आप अपना घर व्यवस्थित करें। वित्त आयोग का काम सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि देश की पूरी वित्तीय सेहत के लिए एक रोड मैप तैयार करना भी है। आयोग ने देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्यों दोनों को अपने खर्चों पर लगाम लगाने और अपने घाटे को कम करने के लिए साफ-साफ लक्ष्य दिए हैं। इसका मतलब है ज्यादा जिम्मेदार खर्च और लंबी अवधि में एक मजबूत अर्थव्यवस्था। और सिफारिशें यहीं खत्म नहीं होती। आयोग ने कुछ बड़े और साहसिक सुधारों का भी सुझाव दिया है, जैसे कि छिपे हुए उधार को रोकना, घाटे में चल रही बिजली कंपनियों में सुधार करना, सब्सिडी को सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचाना और बेकार पड़ी सरकारी कंपनियों को बेचना। ये सब एक आधुनिक, कुशल और पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाने के एक बड़े विजन का हिस्सा है। सब्सिडी के मुद्दे पर तो आयोग का संदेश बिल्कुल साफ है। जैसा कि ये उदाहरण दिखाता है, आयोग का मानना है कि कई योजनाएं उन लोगों तक भी पहुंच रही हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं है। उनका सुझाव है, सब्सिडी को खत्म ना करें, बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाएं ताकि हर रुपया सही व्यक्ति तक पहुंचे। तो अंत में हम घूम फिर के उसी मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या ये सही संतुलन है? क्या यह फॉर्मूला भारत की जरूरतों और उसके प्रदर्शन के बीच एक सही तालमेल बिठाता है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन यह तय है कि इस फॉर्मूले के जो नतीजे होंगे वो अगले दशक में भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देंगे। ये एक ऐसा संतुलन है जिस पर पूरे देश को नजर रखनी होगी।